कि उस शक्ति के बारे में कि अगर वो ना हो तो वाकई दुनिया की कल्पना करना नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, नारी शक्ति, नारी के बारे में कहते हैं एक नारी पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, पूरे समाज को जोड़ के रखती है। तो आज हमारा जो विषय है यूथ जंक्शन में वो है नारी सशक्तिकरण। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय लक्ष्मी तिवारी जी, जो कि नायब तहसीलदार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है नारी सशक्तिकरण का, तो आपसे जानना चाहेंगे कि नारी सशक्तिकरण को अगर परिभाषित किया जा सके तो कैसे किया जा सकता है? नारी सशक्तिकरण को बेहद आसान भाषा में परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी महिला को स्वावलंबित और आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि वो अपने वास्तविक अधिकार को जान सके और समाज में सम्मान के साथ रह सके, उसे नारी सशक्तिकरण कहते हैं। सो अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो कब से इसकी शुरुआत हुई? अगर हम अपने देश भारत में नारी सशक्तिकरण की बात करें तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारी सशक्तिकरण को लेकर आवाजें उठने लगी थी। यत्र पूज्यन्ते नारीवा रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। इससे आगे अगर हम इतिहास में देखें तो ऋग्वैदिक काल में देखें तो उस समय 3 राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत। तीनों में ही महिलाओं की प्रतिनिधि अनिवार्य था, महिलाएं भाग लेती थी। लेकिन कालांतर में महिलाओं की अवनति स्टार्ट हो गई। गुप्त काल और मध्यकालीन भारत में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियां फैल गई, जिससे महिलाओं की अवनति होने लगी। लेकिन इसको फिर से सशक्तिकरण करने के लिए प्रयास किया गया नवजागरण काल में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उस समय राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ऐसे कुछ समाज सुधारक आगे आए और वो नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाए। अगर इस दूसरे दौर को देखा जाए भारत में महिला सशक्तिकरण की, तो उसमें हम गांधी जी को देख सकते हैं। गांधी जी की एक आह्वान पे लाखों महिलाएं आंदोलन में भाग लेने लगती थी, उसके लिए तत्पर हो जाती थी। इसके अलावा गांधी जी बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इसको लेके सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए आवाज भी उठाते थे। और उन्हीं के समानांतर में अंबेडकर जी भी वोट देने का अधिकार, महिला जागरूकता की अधिकार, समानता के अधिकार को लेके आवाज उठाते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 8 मार्च 1975 में महिला दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को फिर से एक बार दोहराया गया 1985 में, और तब से हम हर साल महिला दिवस मनाते हैं। तो वहां से सशक्तिकरण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल हुई। मैम, जैसा कि आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कब से हुई, तो इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? अगर आपसे जानना चाहें आपके शब्दों में कि महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है क्या? देखिए, समाज को महिला सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास किया ही नहीं जा सकता है। अगर जवाहरलाल नेहरू के कथन को देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय जी का, तो उन्होंने कहा कि अगर मानव समाज की विकास आप चाहते हो तो पहले महिलाओं को जागृत करो। अगर वो एक कदम विकास की ओर उठा लेंगी तो एक परिवार विकसित हो जाएगा, एक गांव विकसित हो जाएगा, और इस तरीके से पूरी देश जो है विकास के लिए उन्मुख हो जाएगा। इसके अलावा अंबेडकर जी के अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने बोला कि अगर आप किसी समाज की विकास को देखना चाहते हैं तो वहां महिलाओं की स्थिति को देखिए, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी होती हैं। उनका विकास उस समाज की पूरी विकास को निर्धारित कर देता है। तो महिलाएं जो होती हैं वो समाज की रचनाकार होती हैं। माता के रूप में महिलाएं प्रथम शिक्षक होती हैं, एक परिवार की रचना करती हैं, एक समाज की रचना करती हैं वो, और एक देश की रचना करती हैं। इसलिए समाज के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण और महिला की विकास बहुत ही जरूरी है।
मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि महिला को सशक्त करने का मतलब है एक गांव को और एक समाज को विकसित करना, सशक्त करना, तो अगर हम बात करें कि महिला सशक्तिकरण, कैसे किसी महिला को हम सशक्त कर सकते हैं अगर हम अपने लेवल पे प्रयास करें, और अगर हम ग्रामीण महिलाओं की बात करें, आजकल अभी भी इतना ज्यादा विकसित होने के बाद भी, इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो उस कदर सशक्त नहीं है, तो आपके हिसाब से कैसे उनको सशक्त किया जा सकता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आवश्यक बात जो इस समय समाज में देखने का वो आ रही है, वो है पितृसत्तात्मक सोच को खत्म करना। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं सिमोन दो बाउआर, उन्होंने कहा कि स्त्री कोई पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। प्रारंभिक काल से ही जो पुरुष सोच होती है वो स्त्री को नियंत्रित करता आ रहा है। उसको सोचने की शक्ति, उसके जीवन जीने की शक्ति, सभी कुछ पुरुष द्वारा नियंत्रित होता है। तो समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आवश्यक बात है कि ये पितृसत्तात्मक सोच का खत्म कर दिया जाए उसको। इसके अलावा समाज में शिक्षा को प्रसारित किया जाए, क्योंकि एक शिक्षित महिला जो है वो आत्मनिर्भर बनेगी, और वो आत्मनिर्भर बनेगी तो अपने पूरे परिवार को शिक्षा दे सकती हैं। इसके अलावा वो समाज में अपना खुद का विकास कर सकती हैं, एक अलग पहचान बना सकती हैं, और वो शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है। सामाजिक कुरीतियां जो है, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है या कन्या भ्रूण हत्या है, तो इन सब कुरीतियों के खिलाफ एक शिक्षित महिला ही बेहतर तरीके से आवाज उठा सकती है। और जैसा कि मैम आपने बताया कि सशक्त महिला आवाज उठा सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है, तो कुछ अधिकार, कुछ कानून की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कानून है सरकार की तरफ से, या क्या अधिकार है महिलाओं के पास, वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो यंग लड़कियां आपको देख रही हैं, जो नई नई जॉब में जा रही हैं या फिर जॉब में जाने का ट्राई कर रही हैं, तो उनके लिए क्या अधिकार, क्या कानून है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। जी, हमारे देश भारत में महिलाओं को दो प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, एक संवैधानिक अधिकार एवं दूसरा कानूनी अधिकार। अगर संवैधानिक अधिकार की बात किया जाए तो मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 16 जो कि अपने अवसर की समानता, जिसके आधार पे हम जॉब में जा रहे हैं तो उसका अधिकार देता है, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार देता है। इसके अलावा अगर हम डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में जाएं तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत हमें समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मिलता है, लीगल सहायता मिलती है हमें। आर्टिकल 42 के अंतर्गत जाए हम तो महिला के प्रसूति सहायता का विवरण और उस आधार पे कुछ काम में रिलैक्सेशन का विवरण दिया जाता है। इसके अलावा हमें संविधान में ही मत देने का अधिकार मिला है, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, स्थानीय स्वशासन में कम से कम 1/3 पोस्ट पे महिलाओं को होना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार हैं। इसके अलावा हम लोगों को कुछ कानूनी अधिकार भी दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1090 पे अगर कोई टॉर्चर किया जा रहा है महिलाओं को तो वो शिकायत कर सकती हैं। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं। इसके अलावा इस समय योजनाएं अधिकांश चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा महिलाओं के स्थिति में सुधार के लिए। तो इसके अलावा इस समय जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है उसमें भी महिलाओं को हिस्सा दी गई है। तो ये महिलाओं को इस समय अधिकार दिए जा रहा है और महिलाएं भी खुलकर इस अधिकार का उपयोग कर रही हैं। और आए दिन महिलाएं देखिए, हर तीनों सेनाएं हैं, उन सेनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में यूपी की बात किया जाए तो यूपी के 20 जिलों में जिलाधिकारी के पोस्ट पर महिलाएं हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभा रही हैं। हर एक जॉब में महिलाएं खुल के आगे आ रही हैं और अपना प्रतिनिधित्व दे रही हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि क्या अधिकार है, सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने बताया, क्या कानून है उनके बारे में भी आपने बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि योजनाएं अगर सरकार की तरफ से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना। ये कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ही चलाए जा रहे हैं। अगर हम बात उज्ज्वला योजना की करें
तो इसमें महिला, हम सभी जानते हैं कि महिलाएं ही रसोई को संभालती हैं। तो इसके लिए एलपीजी का वितरण किया जाता है उज्ज्वला योजना के तहत, क्योंकि जिससे एक स्वच्छ रसोई बने और एक स्वस्थ जीवन बने पूरे परिवार का। इसके अलावा अगर हम जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो जननी सुरक्षा योजना में सरकार द्वारा महिलाओं को मातृत्व के अवसर पे लाभ दिया जाता है। कुछ इकोनॉमिक लाभ भी होती हैं और उनको चिकित्सीय सहायता भी दिया जाता है। अगर कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आवास भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना इस समय सर्वाधिक प्रचलित है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का निर्माण होता है, भदोही में कालीन का निर्माण होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत। तो इसमें महिलाएं ही ज्यादातर भागीदारी करती हैं। इसके अलावा ये मनरेगा योजना जो है, इसमें भी महिलाओं को अधिक कार्य दिवस दिए जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी इसमें भी ज्यादा होती है। इसके अलावा मुद्रा योजना और अन्य ऋण योजना जो है, उसमें भी महिलाओं का कम से कम 33% ऋण देना होता है। तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत ही कारगर सरकार द्वारा चलाया गया उपाय है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी हैं, जैसे कि स्वयं सहायता योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं समूह में संगठित होकर और एक दूसरे का हेल्प भी करती हैं और रोजगार भी पाती हैं। तो ऐसे जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये गांव में महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। मैम, प्रकार की अगर बात की जाए कि महिला सशक्तिकरण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को वित्तीय मामलों में अधिकार दी जाए। आजकल वित्तीय मामलों में भी उनको अधिकार दिया जा रहा है, जैसे कि उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार दी जा रही हैं, उनको ऋण लेने का भी अधिकार दिया जा रहा है और ऋण लेकर आत्मनिर्भर। ये मनरेगा योजना जो है, इसमें भी महिलाओं को अधिक कार्य दिवस दिए जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी इसमें भी ज्यादा होती है। इसके अलावा मुद्रा योजना और अन्य ऋण योजना जो है, उसमें भी महिलाओं का कम से कम 33% ऋण देना होता है। तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत ही कारगर सरकार द्वारा चलाया गया उपाय है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी हैं, जैसे कि स्वयं सहायता योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं समूह में संगठित होकर और एक दूसरे का हेल्प भी करती हैं और रोजगार भी पाती हैं। तो ऐसे जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये गांव में महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। मैम, प्रकार की अगर बात की जाए कि महिला सशक्तिकरण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को वित्तीय मामलों में अधिकार दी जाए। आजकल वित्तीय मामलों में भी उनको अधिकार दिया जा रहा है, जैसे कि उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार दी जा रही हैं, उनको ऋण लेने का भी अधिकार दिया जा रहा है और ऋण लेकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और इसके रिजल्ट भी निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आजकल महिलाएं सरकारी जॉब में ज्यादा जा रही हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में भी। इसके अलावा जैसे कि दीपा कर्माकर हैं, मतलब विभिन्न खेलों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ता गया है। दीपा कर्माकर, गीता फोगाट और भी बहुत सारी महिलाएं खिलाड़ी के रूप में भी निकल रही हैं। तो ये महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त होती हैं, वो विभिन्न समारोहों में भी हिस्सा लेती हैं बराबर के रूप में। इसके अलावा जो सामाजिक सशक्तिकरण कहा जाता है, तो सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब है कि उन्हें आजादी दी जाए, लड़कों के बराबर उन्हें भी आजादी दी जाए, वो एजुकेशन और बाकी चीजें समान रूप से प्राप्त करें और समाज में लैंगिक विभेदता खत्म हो। इसे सामाजिक सशक्तिकरण कहा जाता है।
अब बात रही राजनीतिक सशक्तिकरण की, तो राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, राजनीतिक सशक्तिकरण होता है। हमारे प्रदेश की राज्यपाल माननीय महोदया आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसके अलावा हमारे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय महोदया निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये सब राजनीतिक सशक्तिकरण का ही उदाहरण है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तीनों ही सेनाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 20 जिलों में जिलाधिकारी महिलाएं हैं और बहुत ही गौरवमय तरीके से अपने उत्तरदायित्व को निभा भी रही हैं। इसके अलावा भी हम हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति देख सकते हैं। आजकल तहसील में देख लीजिए या फिर पुलिस विभाग में देख सकते हैं, हर जगह 33% उनकी प्रतिनिधित्व जरूरी भी कर दिया गया है और आप महिलाओं को पहले से ज्यादा संख्या में भी देख सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है। मैम, इतनी सारी जो हमने बातें की उसमें आपने बताया कि किस तरीके से योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं महिला को सशक्त करने के लिए। तो आपके हिसाब से पुराने समय से अगर आज तक की हम बात करें तो क्या निष्कर्ष निकल के आया है इन सब चीजों का? जी देखिए, 90 के दशक के बाद और आज के भारत का हम अवलोकन करें तो हम क्या पाते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं। बैंक में भी महिलाएं बराबर प्रतिनिधित्व दे रही हैं, अपना काम कर रही हैं। लेकिन कुछ कमियां भी रह गई हैं। सरकार तो अपने पूरे प्रयास कर रही है महिलाओं को आगे ले आने के लिए। सरकार बालिका कस्तूरबा विद्यालय योजना, जननी सुरक्षा योजना जैसे योजनाएं भी संचालित कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकारी प्रयास से ही देश का विकास नहीं हो सकता है। हमें भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा, उनके साथ सहयोग की भावना रख के आगे बढ़ना होगा, जिससे हम एक सशक्त महिला का निर्माण कर सकें। और सशक्त महिला के निर्माण करने के बाद हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक कुरीतियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी और एक समग्र भारत का निर्माण होगा, जो हमारे सपने का भारत होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो आज की यंग गर्ल्स आपको देख रही हैं, तो योजनाएं तो सरकार की तरफ से चलाई ही जा रही है, लेकिन ये है कि अपना भी आपको पूरा सपोर्ट देना है। बिल्कुल, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तभी उन योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा। बिल्कुल, महिलाएं सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, खुद का भी ध्यान रखें। महिलाएं रचनाकार होती हैं, वो हमेशा ही समाज की रचनाकार होती हैं, लेकिन महिलाएं अपनी पहचान ही समाज में बनाएं, तो ये सशक्तिकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। जी मैम, अगर मैसेज की हम बात करें, चूंकि आपने भी एक गवर्नमेंट एग्जाम पास किया है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो जो यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एक पर्सनल लेवल पे अपना अगर कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाए हमारे जो यूथ है उससे, कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए, और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज अपना खुद का मैसेज हो जाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जिंदगी के हर आयाम में ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और लग के मेहनत कीजिए। एक अच्छे दिशा में किया गया मेहनत ही सफलता का द्वार खोलती है। तो ये थी हमारे साथ विजय लक्ष्मी तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला को सशक्त बनाना है, क्या सरकार योजनाएं चला रही है, किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी आवश्यकता है एक महिला को सशक्त करने की। तो आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं और चलते चलते बस एक लाइन यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्त करना है, मानवता में नया रंग भरना है। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए DD UP। नमस्कार।